नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं लाखों लोगों की पैसों को लेकर जो सोच है उसे बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत ही फेमस किताब है ये। बिल्कुल। इसमें कियोसाकी अपने दो पिताओं की कहानी बताते हैं। हाँ, एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। जो मतलब पारंपरिक रास्ते में यकीन रखते थे, स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, पेंशन लो। हाँ, वही सुरक्षित रास्ता। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर खुद के दम पर अमीर बने। और पैसे की दुनिया को, मतलब फिनेंस को, वो बिल्कुल अलग ढंग से समझते थे। तो आज हम इसी किताब के जरिए पैसों को देखने का जो एक अलग नजरिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो इसके मुख्य विचार हैं कि भाई अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग से अलग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम सबक है, वो है वित्तीय साक्षरता की जरूरत, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, पर होता क्या है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें नौकरी करके पैसे कमाना तो सिखा देते हैं, सही बात है। पर उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये शायद ही सिखाते हैं। मतलब संपत्ति यानी एसेट्स क्या है, देनदारियां यानी लायबिलिटीज क्या है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला कदम यही है। और यहीं पर किताब एक बड़ी थोड़ी चौंकाने वाली बात कहती है ना, हाँ कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं हाँ, जबकि बाकी लोग देनदारियां खरीदते हैं, और कई बार तो उन्हें संपत्ति ही समझ बैठते हैं। बिल्कुल। और किताब इसे बहुत साफ करती है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई घर किराए पे दिया है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स खरीदे हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कोई बड़ी कार जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, या कभी कभी तो वो घर भी जिसे आपने बहुत बड़े लोन पर लिया है और उसकी ईएमआई आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाती है। ओह, तो ये जो कहा जाता है कि आपका घर हमेशा संपत्ति नहीं होता, ये इसी संदर्भ में है। हाँ बिल्कुल। अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ा रहा, तो कियोसाकी के हिसाब से वो एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। ये एक बुनियादी फर्क है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और इसी से जुड़ा दूसरा अहम विचार है किताब का, कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना वो एक तरह का जाल हो सकता है। वेतन आपको एक अस्थायी आराम तो देता है, लेकिन असली और स्थायी दौलत बनती है निवेश से, अपना व्यवसाय बनाने से। यानी पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। हाँ बिल्कुल। सोते हुए भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हम्म, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है, खासकर उनके लिए जो पूरी तरह सैलरी पर निर्भर है? देखिए, ये एक जायज सवाल है। किताब ये नहीं कह रही कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। नहीं। अच्छा, हम्म, ये सोच बदलने की बात है, माइंडसेट शिफ्ट, कि आप अपनी नौकरी करते हुए भी धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। इसी को किताब कहती है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब अपना बिजनेस शुरू करना? जरूरी नहीं कि बड़ा बिजनेस ही हो। इसका मतलब है आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं, बल्कि आपका वो संपत्ति वाला कॉलम है जिसे आप बना रहे हैं। अच्छा, मतलब अपनी नौकरी के साथ साथ साइड में कुछ एसेट्स बनाना। हाँ, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। जैसे किराए की आय हो सकती है, कोई छोटी सी रॉयल्टी हो सकती है, स्टॉक डिविडेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसा छोटा ऑनलाइन बिजनेस जिसे शुरू में मेहनत लगे पर बाद में वो खुद चलता रहे। ये हुई ना बात। तो धीरे धीरे ऐसे स्रोत बनाना। अच्छा, किताब में टैक्स और कॉर्पोरेशंस वगैरह की भी बात आती है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर उसका सार ये है कि अमीर लोग अक्सर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं, जैसे वो कंपनी या कॉरपोरेशन बनाकर काम करते हैं। उससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि वो अपने बहुत सारे खर्चे, जैसे ट्रैवल का खर्चा, फोन का बिल, गाड़ी का खर्चा, ये सब बिजनेस के खर्चे दिखाकर अपनी टैक्स देनदारी कम कर लेते हैं। ओह, जबकि एक आम सैलरी वाला इंसान, उसे तो सैलरी मिलने से पहले ही टैक्स कट जाता है, उसके पास खर्चे दिखाने के उतने मौके नहीं होते। तो ये टैक्स के नियमों को समझना और उनका कानूनी तौर पर फायदा उठाना है। वाह, ये तो काफी जानकारी वाली बात है।
लेकिन ये सब करने में मतलब निवेश करना, कोई साइड बिजनेस सोचना, इसमें तो रिस्क भी है ना, डर भी लगता होगा पैसे खोने का। बिल्कुल लगता है। और किताब इस डर की बात करती है। कियोसाकी कहते हैं कि पैसे खोने का डर बहुत स्वाभाविक है, पर ज्यादातर लोग इसी डर की वजह से कभी कोशिश ही नहीं करते। उनका एक तरह से मंत्र है कि हारने की डर को जीतने के उत्साह से बड़ा मत होने दो। अच्छा, मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। सोच समझ कर रिस्क लेना सीखना होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके पैसा लगा दिया। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, गलतियों से सीखना और फिर आगे बढ़ना, डर को पार करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस किताब की ताकत क्या है? क्यों ये इतनी पॉपुलर हुई? इसकी खासियत क्या है? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, सिंप्लिसिटी। ये मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए, रिच डैड और पुअर डैड की बातचीत के जरिए बहुत आसान बना देती है। हाँ, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये आम आदमी को मोटिवेट करती है, पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने के लिए। ये एक तरह से जगाती है कि भाई नौकरी और बचत वाले पारंपरिक रास्ते के अलावा भी कुछ है, कुछ मुमकिन है। खासकर जो लोग फाइनेंस की दुनिया में नए हैं, उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी बताई जाती हैं, कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ, होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैसे करें वाला हिस्सा गायब है। हाँ, मतलब सलाह तो दे दी पर उसे लागू कैसे करें? हाँ, स्टेप्स क्या हैं? हाँ, ये एक बहुत आम आलोचना है। सलाह कई बार थोड़ी अस्पष्ट लगती है। जैसे किताब कहती है संपत्ति खरीदो, पर ये नहीं बताती कि अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो शुरुआत कैसे करें, कौन सा स्टॉक ले, कैसा रियल एस्टेट देखें। सही बात है। इस पर ज्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं है। कुछ आलोचक तो ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड कहीं सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र तो नहीं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और एक और बात, किताब का झुकाव रियल एस्टेट और अपना बिजनेस शुरू करने पर थोड़ा ज्यादा है, जो शायद सबके लिए ना हो। हाँ, जो हर किसी के लिए ना तो मुमकिन हो सकता है, ना ही शायद हर किसी की उसमें रुचि हो। तो फिर निचोड़ क्या है? इस किताब से क्या लेना चाहिए? व्हाट इज द टेक अवे? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये कोई कैसे करे गाइड या रेसिपी बुक नहीं है कि पढ़ा और अमीर बन गए। हाँ, ये एक कैसे सोचे वाली किताब है। ये आपकी मानसिकता, आपका नजरिया बदलने पर जोर देती है। ये सिखाती है कि एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो, पैसे को काम पर लगाना सीखो और डर से आगे बढ़कर वित्तीय शिक्षा हासिल करो। ये पहला कदम है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा काम की हो सकती हैं जो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, या जो अपनी 9 से 5 वाली जॉब से कुछ अलग करना सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। या जो लोग महीने दर महीने के खर्चों में फंसे हैं और साइड बिजनेस या निवेश के बारे में बस सोचना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये आंखें खोलने वाली हो सकती है। लेकिन जिन्हें बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान या इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, उन्हें शायद लगे कि इसमें वो बात नहीं है। समझ गया। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो किताब पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। ये रुक कर सोचने पे मजबूर करती है। और शायद यहीं से एक विचार लेकर हम जा सकते हैं। क्या विचार? कि ठीक है, शायद हर कोई रियल एस्टेट मुगल या बड़ा उद्यमी न बने, लेकिन आज अपनी मौजूदा स्थिति में, अपनी सोच में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? कोई एक छोटा कदम जो इस किताब की सिखाई सोच से मेल खाता हो, जिससे हम अपनी मेहनत की कमाई को देनदारियों के बजाय संपत्ति बनाने की दिशा में लगा सकें। शायद इस पर सोचना ही इस किताब को पढ़ने का पहला सफल कदम होगा। बहुत बढ़िया, मतलब शुरुआत सोच बदलने से है। बिल्कुल, सोच बदलेगी तो एक्शन भी बदलेगा।